अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम यासिर अहमद है और मैं ICS एंड IT डिपार्टमेंट में विजिटिंग फैकल्टी मेंबर हूं। आज हम इंफॉर्मेशन कम्युनिटीज टेक्नोलॉजीज ICT सब्जेक्ट का चैप्टर 7 पढ़ेंगे, जो कि है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड। अब ये प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कुछ डेफिनेशन है, सारी सेम ही है, लेकिन बस इनको मुख्तलिफ तरीकों से एक्सप्लेन किया हुआ है। जैसे कि अगर आप कंप्यूटर को सक्सेसफुल तरीके से यूज करना चाहते हैं तो आपको प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, या फिर प्रोग्रामिंग एक की है कि कंप्यूटर को आप सक्सेसफुली यूज कर लें। और फिर दूसरी डेफिनेशन क्या है इसकी, प्रोग्रामिंग की के आप जो प्रोग्रामिंग में इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं या स्टेटमेंट्स लिखी जाती हैं तो वो कंप्यूटर पे कुछ स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं, तो इसको बोलते हैं प्रोग्रामिंग। फिर इसकी जो थर्ड डेफिनेशन है कि आप कुछ सीक्वेंस में लिखते हो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, जो कि क्या करते हैं, एक रिजल्ट आपको प्रोवाइड करते हैं जब वो एक कंप्यूटर उस सीक्वेंस को इंप्लीमेंट करे। या फिर जो आखिरी इसकी डेफिनेशन है, जो प्रोग्राम लिखा जाता है और प्रोग्रामर उसको लिखता है ताकि कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करें मुख्तलिफ लैंग्वेजेस की बुनियाद पे, क्योंकि कंप्यूटर पे सिर्फ एक लैंग्वेज हम नहीं कर सकते। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बहुत ज़्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं प्रोग्रामिंग की, जो कि कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए यूज होती हैं। अब आ जाते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। इससे पहले क्या था कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में, उससे रिलेटेड डेफिनेशन थी। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है, अब ये कंसिस्ट करते हैं कीवर्ड्स पे और रूल्स पे, कि आप किन कीवर्ड्स को किस तरह सेट करना है ताकि कंप्यूटर को समझ आ सके, और उसकी बुनियाद पे हम कंप्यूटेशन करते हैं और कंप्यूटर परफॉर्म करता है उसकी बेस पे। जिस तरह हम C++ में सिंपल जो स्टेटमेंट्स लिखते हैं C = A+B, तो हम खास रूल्स को फॉलो करते हैं और कीवर्ड्स उसमें इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह इंटीजर, फ्लोट हो गया, फिर फंक्शंस हम यूज करते हैं, क्लासेस हम बनाते हैं, तो खास कीवर्ड्स इसमें यूज होते हैं। और उनकी जो तरतीब होती है वो हमारा मेन काम होता है कि हम कीवर्ड्स को खास तरीके से जो हमारे रूल्स डिफाइंड हैं उस प्रोग्राम के लिए वो इम्प्लीमेंट कर सकें। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को हम यूज करते हैं ताकि वो क्या करें, कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ कंप्यूटर, वो कंप्यूटर के बिहेवियर को कंट्रोल कर सकें। किसके थ्रू, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के थ्रू। तो इसमें हम एल्गोरिथम्स लिखते हैं, मतलब कोडिंग जो होती है एल्गोरिथम्स के जरिए, ताकि जैसे ह्यूमन और कंप्यूटर का इंटरफेस अब एक दूसरे वो हो कनेक्टेड हो, मतलब दोनों एक दूसरे को समझ सकें कि ह्यूमन क्या मांग रहा है और कंप्यूटर क्या मांग रहा है। और जो हर एक लैंग्वेज है, मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बहुत ज्यादा है, तो हर एक लैंग्वेज की अपनी कीवर्ड्स होती हैं और उसके साथ उनका अपना सिंटैक्स होता है कि प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शंस आपने किस तरह लिखने हैं। जो कंप्यूटर है वो बेसिकली जीरोस और वंस की लैंग्वेजेस को समझता है, जीरो और वन को, जीरो ट्रू फॉल्स के हिसाब से। लेकिन जो प्रोग्रामर्स होते हैं, जो कोई प्रोग्राम सीखते हैं, वो इंग्लिश लाइक वर्ड्स को ज्यादा प्रेफर करते हैं। अब जीरोस और वंस यूज कहाँ होते हैं, ये हमने पहले लेक्चर्स में भी पढ़ा है। जिस तरह कैपेसिटर्स और रेजिस्टर्स जो चिप्स में लगी होती हैं, जो प्रोसेसर्स होते हैं CPU, उसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ रेजिस्टर्स और कैपेसिटर्स लगे होते हैं, जो कि जीरोस और वंस के हिसाब से उनकी कॉम्बिनेशन सेट होती है। तो जो कुछ हम इंग्लिश में लिखते हैं वो बेसिकली जीरोस और वन में कन्वर्ट होता है और उसके बाद उस पर हार्डवेयर पे इसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है। अब जो लैंग्वेजेस हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस, ये हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। कोबोल बेसिक हो गया, फोर्ट्रान, C++, जावा। अगर आप देखें जिस तरह हम C++ में हम काम कर रहे हैं तो इसमें हम इंग्लिश लाइक लैंग्वेजेस यूज करते हैं। तो मतलब किसी को इतना समझ ना भी आ रहा हो, अगर वो इस कोड को देखेगा तो कुछ उसका समझ आ जाएगा कि इधर हो क्या रहा है। अब आ जाते हैं कैटेगरीज। अब दो तरह की कैटेगरीज हैं, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेजेस। लो लेवल लैंग्वेजेस क्या हैं, जो कि हार्डवेयर की करीब तरीन होती हैं। एक तो मतलब आप ये समझ लें कि जो हार्डवेयर है, ठीक है, मदरबोर्ड, उसकी उस इम्प्लीमेंटेशन के लिए जीरोस और वंस पे इम्प्लीमेंटेशन होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं मशीन लैंग्वेज। और उसके ऊपर एक स्टेप अगर ऊपर जाए तो असेंबली लैंग्वेज होती है, जिस तरह
हमने पिछले लेक्चर्स में भी कवर किया हुआ है असेंबली लैंग्वेज का सिंपल। तो वो दोनों क्या है, वो लो लैंग्वेजेस में आते हैं, और असेंबली लैंग्वेज के ऊपर जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं जिस तरह सी प्लस प्लस हो गया, जावा हो गया, आजकल जो न्यू लैंग्वेजेस आ रही हैं वो सारी वो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। जिस तरह यहाँ पे देखें ये असेंबली लैंग्वेज क्या है, जिसमें रजिस्टर्स यूज होते हैं। आप जो मतलब अगर 2+3 करना चाहते हो तो 2 को आपने एक रजिस्टर में ऐड करना है, 3 को भी रजिस्टर में ऐड करना है, इन दोनों का रिजल्ट भी आप एक रजिस्टर में ऐड करोगे और उसके बाद फिर आपको आउटपुट मिलेगा। तो ये असेंबली लैंग्वेज में ज्यादातर रजिस्टर्स का काम होता है। मशीन लैंग्वेज जीरोस और वंस है, ठीक है। तो वो बेसिकली मशीन लैंग्वेज में, जिसको हम ऑब्जेक्ट कोड भी बोलते हैं, इसको आप नेक्स्ट स्लाइड्स में आपको ऑब्जेक्ट कोड का वर्ड भी आपको सुनने में आएगा। मशीन लैंग्वेज कोड जीरोस और 1 या बाइनरी फॉर्मेट जो बिट्स होते हैं 0 और 1, जो कि हार्डवेयर पे हम डायरेक्टली इंप्लीमेंट करते हैं। तो ये दोनों लैंग्वेजेस क्या हैं, ये लो लेवल लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। और फिर हाई लेवल लैंग्वेजेस में क्या आ जाती हैं, फोर्टान, सी, पास्कल। लेट सपोज मैं इस तरह आपको समझा दूं कि C++ में हम जो कुछ भी लिखते हैं वो कन्वर्ट होता है असेंबली लैंग्वेज में, असेंबली लैंग्वेज उसको कन्वर्ट करते है मशीन लैंग्वेज में, और फिर मशीन लैंग्वेज इंप्लीमेंट होती है हार्डवेयर पे। तो हम हाई लेवल लैंग्वेजेस में लिखते हैं अपनी इंग्लिश लाइक वर्डिंग्स में, जो हमारे लिए बहुत आसान होता है। फिर वो खुद ही इसको कन्वर्ट कर लेता है असेंबली में, और फिर असेंबली लैंग्वेज के लिए असेंबलर्स बने हुए हैं, वो असेंबलर उसको कन्वर्ट कर लेते हैं मशीन लैंग्वेज, और फिर वो इंप्लीमेंट हो जाता है हार्डवेयर पे। अब लो लेवल लैंग्वेजेस हैं क्या, लो लेवल लैंग्वेजेस मशीन कोड्स हैं। मशीन कोड मतलब 0 और 1 और क्लोज टू इट। अब इसके जो करीब तरीन है वो है असेंबली लैंग्वेज, ठीक है, जिसको हम असेंबलर्स, आप अगर नेट पे सर्च कर लें असेंबलर, जो उसमें फिर रजिस्टर्स होती हैं, वो रजिस्टर्स को आपने यूज करना है आप जो मतलब मैथमेटिकल वर्क करना चाहते हैं। अब यहाँ पे जो है, कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड इंस्ट्रक्शंस गिवन इन हाई लेवल लैंग्वेजेस और इन इंग्लिश। कंप्यूटर जो होता है या हार्डवेयर वो इंग्लिश लैंग्वेजेस को नहीं समझता, वो किसको समझता है, जीरोस और वंस को समझता है। इट ओनली अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन गिवन इन द फॉर्म ऑफ मशीन लैंग्वेज या फिर 0 और 1 के फॉर्म में। तो ये इस तरह के दो टाइप के हैं लो लेवल लैंग्वेजेस की, जो लैंग्वेजेस हैं मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। तो सबसे पहले आ जाते हैं मशीन लैंग्वेज पे। जाहिर बात है मशीन लैंग्वेज जो है ये प्रोग्रामर इसको सही तरीके से अंडरस्टैंड नहीं करता है, इसको बहुत मुश्किलात होती हैं। अब ये मैन्युफैक्चरर भी डिपेंड करता है कि वो मशीन लैंग्वेज को किस तरह सेट करे जीरोस और वंस के हिसाब से। और यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन है कि जो जीरो सिंबल है इसका मतलब है एब्सेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक पल्स, और 1 का क्या मतलब है कि प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पल्स। जिस तरह आपने प्रीवियस उसमें लेक्चर में हम वो नंबर सिस्टम्स के बारे में हमने पढ़ा, तो उसमें क्या था, अगर हम 3 को कंसिडर कर रहे हैं तो हम राइट टू लेफ्ट हम लिख देते हैं 1 2 4 8 16 32 64 128। तो अगर हम 3 लिखते हैं तो हम पहले राइट से लेफ्ट की तरफ जो पहले 2 बिट्स को हम उसको ऑन कर लेते हैं। तो 1 2, तो 1 + 2 क्या होता है 3। तो इस तरह हम इन बिट्स को ऑन करते हैं तो 1 0 0 1 1 के हिसाब से, तो उसके हिसाब से फिर ये कंप्यूटर समझता है कि इसका नंबर 5 है, ये 10 है, ये 25 है, ये इसका क्या नंबर है। तो इस तरह हम पल्स के हिसाब से कंप्यूटर को समझाते हैं या बताते हैं। जैसे कि कंप्यूटर इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को समझता है क्योंकि इसमें सर्किट्स और रेजिस्टर्स वगैरह एक खास तरीके से सेट हुए होते हैं, तो जाहिर बात है ये मशीन लैंग्वेज या जीरोस और वंस को ही समझेगा। मशीन लैंग्वेज, अब हर एक सीपीयू का अपना एक अलग मशीन लैंग्वेज होता है जीरोस और वंस का। वो किस तरह, जिस तरह एंड्रॉयड फोन्स हो गए या स्मार्टफोन्स हो गए, उसका अपना सीपीयू है, उसको अलग तरीके से जो इनमें जो रेजिस्टर्स और कैपेसिटर्स है उसको मैनेज करता है। जो विंडोज या इंटेल वाले जो कंप्यूटर्स हैं उनका अपना एक सीपीयू का निज़ाम है, ठीक है। या फिर एप्पल के होंगे, एप्पल कंपनी के जो लैपटॉप्स हैं और आईफोन्स वगैरह हो गए हैं, उनका अपना एक स्ट्रक्चर होता है सीपीयू का। तो मशीन लैंग्वेज जैसे हैं उन सबके अलग अलग होते हैं क्योंकि उनका जो स्ट्रक्चर होता है, आर्किटेक्चर जो होता है, डिजाइन जो हार्डवेयर का डिजाइन होता है,
उन सब का अलग अलग होता है। तो आप उन सब के लिए अलग अलग तरीके से मशीन लैंग्वेज या मशीन कोड या 0-1s को आपने अलग अलग लिखना होगा। अब मशीन लैंग्वेज की जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो किस पे बेस्ड होते हैं? मशीन मतलब जीरोस और वंस को, वो एक करीबन 16 बिट्स का या 32 या 64 बिट्स का एक इंस्ट्रक्शन होता है। उसमें ऑपरेशंस के बारे में बताया जाता है कंप्यूटर को, और ऑपरेंड्स के बारे में कि आप क्या फंक्शन, उस पर क्या काम अंजाम दे रहे हो। जिस तरह 2+3, अब 2-3 क्या है? वो ऑपरेंड्स हैं, और जो प्लस का है वो ऑपरेशन है। तो प्लस के लिए अलग ऑपरेशन कोड है, उसके लिए मुख्तलिफ आर्किटेक्चर्स होते हैं। कुछ आर्किटेक्चर्स वाले 10 बिट्स भी रख सकते हैं कि आपने प्लस को 10 बिट्स में डिफाइन करना है, और ऑपरेंड्स हैं 2-3, उसको आपने 6-6 या 7-7 बिट्स में आपने डिफाइन करना है। तो ये इनके अपने आर्किटेक्चर पे डिपेंड करता है। ऑपरेशन कोड स्पेसिफाइज द ऑपरेशन दैट इज टू बी परफॉर्म्ड। देखिए किस तरह एडिशन, रीड, अगर ऐड करना है, रीड करना है, सेव करना है, तो ऑपरेशन कोड्स आ जाती हैं। और ऑपरेंड जो हैं वो नंबर शो करते हैं जिस, और आपने कहाँ इसको स्टोर करना है। लेकिन ये थोड़ा इम्पॉसिबल हो जाता है कि आप डायरेक्टली मशीन कोड में लिखें, क्योंकि जिस तरह मैंने पहले ही बताया, जिस तरह सारे कंप्यूटर जो हैं मैक्सिमम उनकी आर्किटेक्चर्स अलग अलग होती हैं, तो आपने अलग अलग के लिए मशीन कोड आपको लिखना जरूरी होता है। लेकिन इसकी आसानी के लिए असेंबली लैंग्वेजेस या हाई लेवल लैंग्वेजेस हम लिखते हैं, जो कि फिर ट्रांसलेट, वो जो स्टेटमेंट्स हैं उनको ट्रांसलेट किया जाता है ट्रांसलेटर्स के थ्रू मशीन कोड के फॉर्म में, ताकि उसको हार्डवेयर समझ सके। अब मशीन लैंग्वेजेस की एडवांटेजेस क्या हैं? इसके लिए हमें ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये एक फर्स्ट लेयर है, या बिल्कुल फर्स्ट मोस्ट लेयर। हार्डवेयर के बाद सबसे पहले मशीन लैंग्वेज ही आता है, तो ये डायरेक्टली कंप्यूटर इसको चला लेता है और एग्जीक्यूट कर लेता है। और इसकी स्पीड भी काफ़ी फास्ट होती है, क्योंकि अगर हम C++ में लिखेंगे जो कोड, तो वो पहले कंपाइलर होगा, उसके बाद इसकी लिंकिंग होगी, उसके बाद वो कन्वर्ट होगा असेंबली लैंग्वेज में, और फिर उसके बाद फिर मशीन, और फिर इम्प्लीमेंटेशन। तो इसके दरमियान में काफ़ी ज़्यादा काम होता है, लेकिन मशीन लैंग्वेज डायरेक्टली इसको कर लेता है। अब इसकी डिसएडवांटेजेस क्या हैं? तो इसकी डिसएडवांटेजेस ये हैं कि जितनी ऑपरेशंस हम करते हैं तो हमें याद होने चाहिए, क्योंकि और हर आर्किटेक्चर के लिए अलग अलग ऑपरेशन कोड्स होंगे। एडिशन का अलग, अब एडिशन का अगर एक कोड है बिट्स के फॉर्म में, तो वो इंटेल के लिए अलग होगा। फिर इंटेल में अगर आपने देखा होगा 32 बिट के ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, 64 बिट के। तो आर्किटेक्चर में भी इस तरह होता है कि 32 बिट का आर्किटेक्चर है, 64 बिट का आर्किटेक्चर है। फिर आईफोन या जो एप्पल की जो लैपटॉप्स हैं उनका अलग आर्किटेक्चर होगा ऑपरेशन से रिलेटेड। तो आपने वो आपको याद करना जरूरी हो जाता है फिर। और दूसरा ये कि मशीन लैंग्वेज में आपको एरर्स फाइंड करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपको फिर हर एक स्टेप को बहुत ज्यादा दोबारा देखना पड़ता है। और इसमें जो आखिरी पॉइंट है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो लो मशीन लेवल लैंग्वेजेस हैं ये मशीन डिपेंडेंट हैं। इसका क्या मतलब है कि अ पार्टिकुलर मशीन लैंग्वेज कैन बी यूज्ड ओनली वन टाइप ऑफ कंप्यूटर। जिसके लिए आपने मशीन लैंग्वेज का कोड लिखा है वो सिर्फ उसी के लिए ही है, क्योंकि अगर आप दूसरे के लिए करोगे तो उसमें ऑपरेशन कोड्स के जो बिट्स होंगे उनकी साइज अलग होगा, 10 बिट्स या 15 बिट्स का होगा। दूसरे कोई और ऑपरेटिंग जो आर्किटेक्चर है उसके लिए शायद 5 से 7 बिट्स का ऑपरेशन के कोड्स हों कि बस 5 बिट्स तक ही ठीक है। तो इसमें फिर आपको फिर उसी के हिसाब से लिखना पड़ेगा। तो ये इसकी डिसएडवांटेजेस में आ जाते हैं। अब आ जाते हैं असेंबली लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज के बाद जो दूसरी लैंग्वेज आती है वो है असेंबली लैंग्वेज। अब असेंबली लैंग्वेज को डेवलप किया गया तो इसमें फिर जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी, डिफिकल्टीज वगैरह जो मशीन लैंग्वेज में आती थी, उसको इसने रिजॉल्व कर लिया कुछ हद तक। इसमें बस ये हुआ कि जो इसमें जो जीरोस और वंस के बजाय आप इसमें ऑपरेशन कोड्स और ऑपरेंड्स इन द फॉर्म ऑफ रजिस्टर्स आना स्टार्ट हो गए। ठीक है, इस तरह बहुत ज्यादा यूजर फ्रेंडली नहीं है, मगर आप मशीन लैंग्वेज के हिसाब से इसको यूजर फ्रेंडली कह सकते हैं। अब इसमें अल्फा न्यूमेरिक सिंबल यूज होते हैं या निमोनिक कोड्स इसको कहा जाता है।
और इसमें जो निमोनिक कोड हैं वो 5 लेटर कॉम्बिनेशन तक मैक्सिमम होते हैं, जिस तरह 3, 4, 3, तो इस मैक्सिमम 5 लेटर्स तक इसकी कॉम्बिनेशन होती है। अब ये जो हैं निमोनिक कोड्स हैं ऐड, लोड, सब और मैक्सिमम 2 ऑपरेंड्स इसमें हम यूज कर सकते हैं। इससे ज्यादा नहीं, हम 4 या 5 नहीं कर सकते। और इस फीचर्स की वजह से इसको बोलते हैं सिंबॉलिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जिस तरह मैंने पहले ही कहा कि असेंबली लैंग्वेज ऑब्जेक्ट कोड के बाद आया, उसके जो मशीन कोड के बाद आया। तो असेंबली लैंग्वेज में हम निमोनिक्स में हम कुछ सोर्स कोड में लिखते हैं, ठीक है, तो वो कन्वर्ट कर लेता है ऑब्जेक्ट कोड में या मशीन रीडेबल फॉर्म में। लेकिन वो उस ट्रांसलेटर का नाम भी क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं असेंबलर। असेंबलर में हम लिखते हैं, उसमें कुछ रजिस्टर्स होते हैं, उन रजिस्टर्स के थ्रू हम स्टेटमेंट लिखते हैं। जब उसको हम रन करते हैं तो असेंबलर वो कोड हमें कन्वर्ट कर लेता है मशीन कोड में, या जिसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट कोड। फिर वो ऑब्जेक्ट कोड डायरेक्टली उस आर्किटेक्चर पे एग्जीक्यूट हो जाता है। और इसमें एक और पॉइंट ये भी है कि जो कंपनीज होती हैं, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इंटेल की, जो एप्पल की, वो जो आर्किटेक्चर बनाते हैं तो उसके साथ साथ वो असेंबलर भी बना लेते हैं। क्योंकि फिर जब कोई मतलब कोई ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज बना रहा है तो वो उस असेंबलर को ही इस्तेमाल कर ले, बजाय इसके कि वो मशीन लैंग्वेज कोड को इस्तेमाल कर ले। तो वो असेंबलर्स फिर यूज करते हैं अपने विंडोज में या ऑपरेटिंग सिस्टम में, उस ताकि जो आर्किटेक्चर बना हुआ है कंप्यूटर आर्किटेक्चर, उस पर इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो सके। और दूसरी बात ये कि ये जो लैंग्वेज है असेंबली लैंग्वेज, ये थोड़ा मुश्किल है नॉर्मल इंग्लिश के हिसाब से, लेकिन अगर आप इसको मशीन लैंग्वेज के हिसाब से देखें तो थोड़ा आसान है। लेकिन हम असेंबली लैंग्वेजेस को वहां ज्यादा यूज करते हैं जिसमें हमें एफिशिएंसी या स्पीड की जरूरत हो। जिस तरह आप लोगों ने देखा होगा घड़ियों में, अब वॉच के लिए अगर आप प्रोग्राम बनाना चाहें तो आप असेंबली लैंग्वेज को ज्यादा प्रेफर करेंगे, क्योंकि वो हार्डवेयर के करीब तरीन, आप उसमें चेंजेस करना चाहते हैं, इसकी जो चिप्स होती हैं इसमें जो घड़ियों में लगी होती हैं, या जिसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड नहीं होते वो डायरेक्ट चलते हैं, जिस तरह कैलकुलेटर हो गया, तो अब असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम्स के थ्रू उसमें हम एडिशन करते हैं, जो चिप्स होते हैं उसको हम अपडेट करते हैं। अब असेंबली लैंग्वेजेस की एडवांटेजेस, ये थोड़ा आसान है मशीन लैंग्वेज के हिसाब से अगर आप इसको समझना चाहते हैं। और इसमें जो एरर्स होते हैं वो भी जाहिर बात है मशीन लैंग्वेज के हिसाब से इसमें हम आसानी से इसमें एरर्स फाइंड कर सकते हैं और इसको सेट कर सकते हैं, और इसमें हम मॉडिफिकेशन भी हम आसानी से कर सकते हैं। लेकिन इसकी डिसएडवांटेजेस क्या हैं? चूंकि असेंबली लैंग्वेज भी लो लेवल लैंग्वेज है तो ये भी मशीन डिपेंडेंट ही है, ठीक है। जिस तरह अभी मैंने से पहले एग्जांपल दिया कि जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर बनाते हैं, हार्डवेयर बनाते हैं, वो उसी के साथ असेंबली लैंग्वेज भी उसी की बना लेते हैं ताकि डेवलपर्स को आसानी हो कंप्यूटर आर्किटेक्चर को एक्सेस करने के लिए। तो ये भी मशीन डिपेंडेंट ही है। तो इसी वजह से मशीन डिपेंडेंट होने की वजह से प्रोग्राम अगर जो कोई असेंबलर यूज कर रहे हैं, असेंबली लैंग्वेज में काम कर रहा है, तो उसको हार्डवेयर की नॉलेज भी होनी चाहिए। अब जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं वो सारी की सारी इंग्लिश लाइक लैंग्वेजेस में होती हैं। अब से पहले हम लो लेवल लैंग्वेज पढ़ रहे थे जो कि क्या था, मशीन कोड और असेंबली लैंग्वेजेस। अब हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं तो वो ज्यादातर इंग्लिश लाइक लैंग्वेज पे ही बेस्ड होते हैं। और हाई लेवल लैंग्वेजेस में क्या होता है कि सीपीयू की ऑपरेशंस हाइड होते हैं और हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे इसको आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए ये जरूरी नहीं होता कि जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं ये इसके ट्रांसलेशन कैसी होगी, क्योंकि उसके लिए असेंबलर्स लगे होते हैं। सिर्फ असेंबलर चेंज किया जाता है, बाकी कोड हम वही हाई लेवल लैंग्वेजेस में लिखते हैं। जिस तरह यहाँ पे एक्सप्लेन भी है कि आइसोलेट करता है कंप्यूटर आर्किटेक्चर की सिमेंटिक्स को, कि जिसकी वजह से प्रोग्राम लिखना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है हमारे लिए और इसको हम आसानी से समझ भी सकते हैं, बजाय इसके कि हम असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेजेस में लिखें। और इसकी एग्जांपल क्या है, C++, जावा और इसके ऊपर और जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं वो सारी की सारी। और इसकी अब एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। इसके एडवांटेजेस में क्या है कि ये यूजर फ्रेंडली है,
लोग इसको आसानी से समझ सकते हैं, उनको थोड़ी इंग्लिश आती हो तो बस ये सिंपल इंग्लिश के वर्ड्स हैं। इसकी वोकेबलरी भी सिंपल है, सिंपल सिंबल्स की बेस पे आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं और समझ सकते हैं। लिखने में भी आसान है क्योंकि इसमें आप एक लाइन लिखोगे, करीबन एक स्टेटमेंट में आप बहुत ज़्यादा कोड लिख सकते हो और बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं होती। और क्योंकि ज़्यादातर काम आपके लिए इसमें कंपाइलर ही करता है, जो क्या करता है ट्रांसलेट करता है असेंबली लैंग्वेज में और जो मशीन लैंग्वेज है उसमें कन्वर्ट कर लेता है और इम्प्लीमेंट भी खुद ही करवा लेता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा काम कंप्यूटर खुद ही करता है या फिर कंपाइलर जो होता है वो खुद ही करता है। इसको आप आसानी से मेंटेन कर सकते हैं, प्रॉब्लम ओरिएंटेड। इनकेस अगर कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो वो इसको सॉल्व कर लेता है खुद ही। और आप एक ही स्टेटमेंट को आप काफ़ी मतलब मशीन लैंग्वेजेस में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसमें जो ये पॉइंट है, प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज कैन बी ट्रांसलेटेड इनटू मेनी मशीन लैंग्वेजेस एंड देयरफॉर कैन रन ऑन एनी कंप्यूटर फॉर विच देयर एग्जिस्ट एन एप्रोप्रिएट ट्रांसलेटर। तो इसमें बस आपको ट्रांसलेटर चेंज करने की जरूरत है। जिस तरह असेंबलर्स मुख्तलिफ हैं, बस आप सिर्फ असेंबलर इसके साथ मुख्तलिफ चेंज कर लें और हाई लेवल लैंग्वेज में आपने जिस तरह भी लिखा हुआ है असेंबलर उसको खुद ब खुद ट्रांसलेट कर लेगा मशीन लैंग्वेज में। और इसमें जो दूसरा पॉइंट है आखिरी वाला, इंडिपेंडेंट ऑफ मशीन। तो आपको ये जानना जरूरी नहीं है कि मशीन की जो ऑपरेशंस हैं वो किस तरह परफॉर्म होते हैं, बस आपने सिर्फ सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में लिखना है तो वो खुद ही इसको कन्वर्ट कर लेगा असेंबलर के थ्रू मशीन लैंग्वेज में और इम्प्लीमेंटेशन इसकी स्टार्ट हो जाएगी। जिस तरह आपने देखा भी होगा, जिस तरह मतलब आप यूनिटी 3D हो गया, वो आप उसमें कुछ जो आप गेम्स या एप्लीकेशंस बनाते हो तो वो मुख्तलिफ आप उसके आपके पास ऑप्शंस आ जाती हैं कि आप आईफोन के लिए बना रहे हो उसकी जो उसके लिए कन्वर्जन कर ले, या फिर आप विंडोज फोन के लिए बना रहे हो या एंड्रॉयड के लिए बना रहे हो। तो आप हाई लेवल लैंग्वेजेस में बना रहे हो तो उसमें जो असेंबलर्स हैं 4-5 सेट हुई होती हैं, बस आपने सिर्फ क्लिक करना है और वो ऑटोमेटिकली आपको उस फॉर्मेट में पूरी जो गेम है या एप्लीकेशन है उसको चेंज कर लेगा। अब आ जाते हैं इसकी जो डिसएडवांटेजेस हैं। अगर हम हाई लेवल लैंग्वेजेस की डिसएडवांटेजेस देखें तो वो एडवांटेज के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा कम है। तो इस वजह से अगर हम देखें तो बस हाई लेवल लैंग्वेजेस में क्या होता है कि मशीन लैंग्वेजेस को ट्रांसलेटर के थ्रू कन्वर्ट करता है, तो इसमें जो हमारा टाइम लगता है ट्रांसलेटर के बगैर तो वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए बच जाता है। और जो ऑब्जेक्ट कोड है, ठीक है, ऑब्जेक्ट कोड मशीन कोड जनरेटेड बाय अ ट्रांसलेटर। अब असेंबली लैंग्वेज क्या करती है असेंबलर, वो मशीन कोड को कन्वर्ट कर इसको ट्रांसलेटर बोलते हैं। लेकिन बस इसमें ये थोड़ा बहुत टाइम का मसला आ जाता है क्योंकि जब असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम में हम जो कुछ लिखते हैं वो थोड़ा शॉर्ट और क्लियर होता है, ठीक है, लेकिन उसमें हम लिखने का टाइम की पाबंदी आ जाती है तो वो ज़्यादा एफिशिएंटली एग्जीक्यूट हो जाता है। और जो ऑब्जेक्ट कोड होता है या जो मशीन कोड होता है वो सही डिटेल्ड होता है, लेकिन जो ट्रांसलेटर्स करते हैं उसमें फिर थोड़ी बहुत ये आ जाती हैं कि कोड ज़्यादा लंबा हो सकता है और उसकी इम्प्लीमेंटेशन में भी थोड़ी बहुत मुश्किलात आ सकती हैं टाइम से रिलेटेड, लेकिन बाकी काम ठीक करता है। थैंक यू।